कोई भी कंपनी आती है तो सबसे पहले आपसे एनालिटिकल का पेपर लेगी एक, वो जिसके अंदर क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, सर मेरा मैथ्स कमजोर है तो मेरा कैसे होगा। ठीक है, आपका मैथ्स वीक है स्ट्रॉन्ग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली जब आपको वहां परफॉर्म करना होता है तो सिर्फ आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो भी आप नहीं क्लियर कर पाओगे पेपर को। उसका रीजन ये होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीजें का मतलब ये है कि जैसे सिर्फ यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आपको पेपर क्लियर करना है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है आपको क्वेश्चन सारे आते हैं बट आप उतने टाइम के अंदर उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए कि मान लो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रोजेक्ट करूं तो बेसिकली होता क्या है। ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया तो आप अपने किसी भी पार्टनर के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन दो अपने किसी भी पार्टनर को, देखना वो यही करेगा। तो पहला ही क्वेश्चन वो पूरा रीड कर देगा कंप्लीट। उस क्वेश्चन में 3 लाइन है, 2 लाइन है, 4 लाइन है, जितनी भी लाइंस हैं वो सारी लाइनें रीड कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर दोबारा से क्वेश्चन को रीड करेगा ब्रेक कर करके। मतलब पहले थोड़ी सी लाइन पढ़ेगा, अच्छा ये डाटा दिया है, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, अच्छा ये डाटा दिया है। तो कहने का थोड़ा सा मतलब ये है कि जो पहली बार उसने पूरा क्वेश्चन रीड किया वो क्या था, वो एक वेस्ट ऑफ टाइम था। ठीक है ना, और ये सबकी हैबिट होती है, आपकी मेरी हर किसी इंसान की। ठीक है ना, तो इस हैबिट को सुधारने के लिए बेसिकली एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। एप्टीट्यूड होता है आपकी मेंटल अप्रोच। एक्चुअली में आपकी मेंटल क्या अप्रोच है, आप किसी चीज को कैसे अप्रोच करते हो, कंपनी वो स्किल आपके अंदर जरूर चाहती है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, जब वो कोई एंट्रेंस एग्जाम लेती है तो इसलिए इन सब चीजों को लेती है। ठीक है ना, अब हाँ इसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब वो डायरेक्टली रिलेटेड होने का भी लॉजिक ये है भाई, देखो 10वीं में आपने मैथ्स पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, वो जानते हैं। वो सिर्फ ये एक एक कन्वे करना चाहते हैं कि आप चीजों को समझ पाते हो नहीं। ठीक है ना, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही क्वेश्चन दे दूं, तो आप उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसमें क्या डाटा गिवन है उसको समझ पा रहे हो या नहीं, उसको आपस में कनेक्ट पा रहे हो या नहीं, ये चीजें वो जानना चाहते हैं बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे पूरा मैथमेटिक्स कराना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है ना, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं क्लियर होता कि हम ये पेपर की तैयारी कर क्यों रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये लगता है अच्छा हमसे मैथ्स करवाना चाहते हैं, या मतलब सिर्फ ये है कि हमारी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो आपकी नॉलेज कभी भी टेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, आपने देखा होगा आपके जितने भी एप्टीट्यूड के पेपर होते हैं सब एमसीक्यू होते हैं, कभी भी आपसे सब्जेक्टिव पेपर नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, उसका रीजन ही है वो आपसे कभी भी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई आपको सिलेक्ट करना है। वो आपके मेंटल एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आप सिलेक्शन कैसे करते हो। ठीक है, अगर आपके सामने 4 चीजें रख दी जाए तो आप उसको ऑप्ट कैसे करते हो, या आपके सामने कोई डाटा रखा गया तो आप उसको कैसे जोड़ के रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हो, आप उसमें से क्या एनालाइज करते हो। तो बेसिकली एनालिसिस करना होता है हमें। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लो। उसमें अगर आपका मैथ्स वीक है स्ट्रांग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो किसी को अगर ये डर है सर मेरा मैथ्स वीक है मैं तो कैसे करूंगा, तो वो पहले ही इस डर को भगा दे। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ मेन फंडा ये है कि आप परफॉर्म कैसे करते हो, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड चीज, दुनिया का मैं बोलूंगा दूसरा झूठ, क्योंकि पहला झूठ क्या है वो मैं आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा झूठ दुनिया का क्या है कि भाई हमें टीचर बहुत अच्छा मिलेगा तो हम पेपर क्लियर कर लेंगे, हमें टीचर खराब मिला हम पेपर क्लियर नहीं कर पाए। टीचर भाई सभी बढ़िया होते हैं, कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक है, फर्क क्या होता है, हाँ किसी के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग जाता है तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो कि उस टीचर ने अच्छा पढ़ाया। ठीक है, बस इतना सा रूल होता है। लेकिन आपकी सिलेक्शन में जो 90% हाथ है ना वो आप ही का है। ठीक है, टीचर सिर्फ सारथी होता है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना। टीचर का रोल होता है जैसे कृष्ण जी का रोल है एक सारथी की तरह, तो वो सारथी हैं, वो सिर्फ आपको समय समय पर बताते रहेंगे करना क्या है, कैसे करना है। ये प्रॉब्लम आएगी इसका ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम आएगी इसका ये सोल्यूशन है। अल्टीमेटली कर्म आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भाई साल में 10 लाख बच्चे पढ़ाता हूँ, सिलेक्शन होता है 1000 का। ठीक है, तो जो सिलेक्शन नहीं हुआ उनको पढ़ाने वाला टीचर भी मैं ही था। ठीक है, अब वो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, टीचर मैं बहुत अच्छा था तो फिर सबका हो जाना चाहिए था, नहीं।
ठीक है ना। मेरा रोल है 10%, वो मैं बराबरी सब में बांटता हूँ, ठीक है। मेरा 10% काम करने के बाद जो 90% काम है, 90% जो वर्क है वो आपका है। जो मेरी बात सुनता है, उसको फॉलो करता है, जो जो मैं टेक्निक्स देता हूँ उसको फॉलो करता है, वो सिलेक्शन ले जाता है। अल्टीमेटली कर्म आपको करना है, ठीक है। तो कल को आपका सिलेक्शन किसी यूनिवर्सिटी में होता है नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कर्म, ठीक है, आपने क्या काम किया है। टीचर का रोल सिर्फ 10% है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भ्रम भी निकाल दो, ठीक है। कई बार देखो यहाँ तो क्या आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कई बार क्या होता है एक बैच में एक से ज्यादा टीचर होता है, तो बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, यार तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा है ना इसलिए तेरा सिलेक्शन हो गया। भाई ऐसा नहीं है, हर टीचर अपनी शिद्दत से पढ़ाता है, अपने ढंग से पढ़ाता है, ठीक है भाई। शिक्षक का काम है पढ़ाना, नॉलेज देना, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें वेरी कर जाती हैं उसमें, बट मैं सिर्फ एक ऑन एवरेज बेसिस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो काम है वो आपका है, आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको बताया जाए आपको वो फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो भाई वो देखो, अगर एक क्लास में 100 बच्चा बैठा है, अब जैसे हम कितने लोग हैं, 33 लोग हैं, 32 लोग हैं, 30 लोग हैं, 30 में से मान लो 10 का हो गया, 20 का नहीं हुआ, तो 20 को भी तो मैंने ही पढ़ाया था ना। तो कमी कहाँ रह गई, कमी रह गई तुम्हारे एंड पे, कि सारथी ने तो अपना काम कर दिया लेकिन तुमने अपना काम नहीं किया, ठीक है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ क्लास लगाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ मेरी दी हुई पीपीटीज पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ वर्कशीट्स जो मैं दूंगा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो किससे होगा, जब आप जो मैं टिप्स दूंगा उनको फॉलो करोगे। देखो कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी, मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, आपको शुरू में लगेगा क्या सर इसकी बजाय तो हम ऐसे जल्दी कर लेंगे। आप आज जल्दी कर पा रहे हो लेकिन पेपर में जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट्स बताए जाएंगे, मुद्दा ये है उन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और आदत बदलना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, मैं मानता हूँ जो सबसे इम्पॉसिबल टास्क है ना दुनिया का, वो है अपनी आदत बदलना, उसमें चाहे आप हो मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ना आपने अपनी आदत बदलनी है, नहीं बदली जा सकती, और एक दिन में तो कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है ना। तो मैं आपको आज एक कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिसपे आपको काम करना है, क्योंकि होता क्या है, मान लो मैं दूसरी या तीसरी क्लास में बताऊंगा, फिर बच्चे बोलते हैं सर पहले नहीं बताया आपने, बहाने बहुत है ना काम ना करने के, तो मैं पहले दिन से ही आपको बता दूंगा कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है भाई। अब देखो काम करने का हम सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने की सब कुछ पहले लेक्चर में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और ज्यादा मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं, जब हम एक दो क्लासेस कर लेंगे, जब तुम मुझे समझने लगोगे फिर मैं बताऊंगा मेरे बारे में, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी टिप से। छोटी सी टिप ये है, जैसे मैंने बोला आदत बदलना बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक ऐसी मतलब बोलते हैं कि जैसे आप कुछ भी कह लो कि एक ऐसी जन्म घुट्टी टाइप सी दे रहा हूं जो आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है। हमारी लाइफ में हमारे पास फ्री टाइम बहुत होता है, हमारा सबसे बड़ा बहाना होता है ना सर टाइम नहीं मिलता क्या करें, 9 से 5 लेक्चर होते हैं कॉलेज में, फिर घर का काम ये वो है ना, सबसे बढ़िया जो मतलब बहाना बच्चों के पास यही होता है। हमारे पास भी यही होगा, हम जॉब करते हैं यार, 9 से 5 जॉब लेक्चर होते हैं, फिर आगे क्लास लेनी होती है, टाइम नहीं होता। हर बंदे का एक कॉमन सा बहाना है, टाइम नहीं होता। तो अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि टाइम हमारे पास बहुत होता है, हम यूज नहीं करते, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे बताते रहना साथ साथ, अगर हम बातचीत करेंगे तो ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। मुझे बताओ, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में क्लास लगाते हो, 9 से 5, 9 से 5 छोड़ो, 9 से 10 पहला लेक्चर जब लगा, पहले लेक्चर में आपकी अटेंडेंस होती है, यस और नो, अटेंडेंस होती है नहीं होती, यस सर। यस यस सर। सर। यस अटेंडेंस सर। कम से कम 5 मिनट तो लगते होंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, मतलब मिनिमम 5 मिनट तो लेता ही होगा टीचर। यस सर। यस सर। क्योंकि जो मेरा तजुर्बा है, अगर क्लास में 60 या 70 बच्चे हैं तो भाई अटेंडेंस मार्क करने में तकरीबन 5 मिनट चले जाते हैं। या टीचर के क्लास में एंटर होने के बाद से लेक्चर शुरू होने तक 5 मिनट बनते हैं नहीं बनते, बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। तो हमें करना क्या है, उन 5 मिनट को यूज करना है। अब देखो कैलकुलेशन देखो आप, बड़ी जबरदस्त, 9 से 10 5 मिनट, दिन में कितने लेक्चर होते हैं, कम से कम 5 लेक्चर पकड़ लूं एवरेज, ज्यादा नहीं तो 5 लेक्चर तो होते ही आपके डेली, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने एवरेज पकड़ ली, 5 लेक्चर तो होंगे ही 9 से 5 में। तो एक लेक्चर में अगर 5 मिनट मिले तो 5 लेक्चर में कितने मिनट मिल गए, 25। 25, ठीक है। ये भी हमें यूज करना है कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि एक लेक्चर में अगर 5 मिनट है तो 5 लेक्चर में कितने होंगे, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने आ गए, 25 मिनट हो गए। 25 मिनट का टाइम तो निकल आया आपके सिर्फ 5 घंटों में से, ठीक है। और आपको वही 25 मिनट यूटिलाइज अगर आप कर लोगे ना, बाकी तो मैंने अभी गिने ही नहीं 24 घंटे में से, तो भी आप
ये मान लो आपकी जो तैयारी है, जो भी आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, मैं तो ये बोलता हूँ उसमें कम से कम 5 गुना रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है, अब उस 5 मिनट में करना क्या है, उस 5 मिनट में आपको वो करना है जो आपको मुश्किल लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैथ्स है, मैथ्स से ही डर लगता है, कैलकुलेशन नहीं होती किसी से, सर कैलकुलेशन नहीं होती, तो उस 5 मिनट में आपको बस कैलकुलेशन करनी है। और किसी को स्क्वायर्स नहीं याद होते, क्यूब्स नहीं याद होते, टेबल्स नहीं याद होते, कुछ नहीं याद होता, तो भाई ये कॉपी लगा लो, कॉपी पे लिख लो सारे टेबल। वो उस 5 मिनट में कुछ नहीं करना, जब तक टीचर अटेंडेंस कर रहा है नकल मार के वो टेबल्स लिखने हैं। 19 का टेबल नहीं आता, 27 का नहीं आता, 37 का नहीं आता, स्पेशली फॉर प्राइम नंबर्स। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी आप सब टेबल की कैलकुलेशन कर लेते हो, एग्जाम में कब फंसते हो, जब प्राइम नंबर आता है, क्योंकि प्राइम नंबर किसी छोटे टेबल पे नहीं कटता। तो आप एक आदत बना लो, प्राइम नंबर्स के टेबल कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके लिख लो भाई एक रजिस्टर पे, करना कुछ नहीं है, उसमें से रैंडम वैल्यू पिक कर करके जो ये फ्री टाइम है ना, इसमें वैल्यूज लिखनी है। 1 महीने बाद, ठीक है, खुद किसी मतलब खुद से ही आप ट्राई कर लेना भाई, कम से कम, ज्यादा नहीं तो ना, कम से कम 50 वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगी, जो आपके दिमाग में वैसे ही आएगा। जैसे बैठे बैठे अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना 3 into 4 क्या होता है, तो 12 आंसर आता ही आता है ना। आधी रात को भी उठा के पूछ लूँ तो भी 3 into 4 12 आंसर दोगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फ्रेश कॉफी पूरी पिला के हाई कैफीन वाली, उसके बाद भी पूछ लूँ ना 123 into 23 क्या होता है, तो उसका आंसर नहीं दे पाओगे। या 37 into 9 क्या होता है, उसका आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नंबर्स हैं जो हम ज्यादातर डेली यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा बनाओ, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, हमें बस उसे तेज करना है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्री टाइम में बताता रहूंगा क्या क्या करना है, तो ये आज से ही अपनी आदत बना लो, ठीक है। सिमिलरली आप कर सकते हो, आपका कोई अपना कोर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है भाई, उसमें आपको चीजें मुश्किल लगती हैं, उन चीजों के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, उन पॉइंट्स को कॉपी पे लिख लो, बस उस टाइम पढ़ना है, एक बार देखना है डेली, क्योंकि जब आप चीजें रिपीट करते हो ना, तो वो खुद में खुद आपके जहन में बैठ जाती है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहता है, क्यों याद रहता है, क्योंकि हर साल मनाते हो, ठीक है ना। बहुत सुना होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है, हमने कभी स्टार्ट किया था, अब तो बहुत वायरल हो गया, ठीक है। तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि आप मनाते हो। अगर आप 2-3 साल के लिए कहीं चले जाओ ना किसी पहाड़ पे और डेट ऑफ बर्थ अपना ना मनाओ, तो मैं यकीन मानता हूँ 3 साल बाद आप किस दिन पैदा हुए थे आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कभी बार बार नहीं मना रहे, तो भूल जाओगे। सेम काम मैथमेटिक्स और सब कैलकुलेशन के साथ होता है, जिन चीजों को हम डेली तौर पे नहीं यूज करते वही हम भूलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टार्ट था, अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोग जुड़ गए होंगे। अब मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए आज की क्लास में थोड़ा सा आराम से जितना हो पाएगा देखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो आपके पास ना क्या बोलते हैं कि काफी एक मिनट स्क्रीन शेयर तो कर दूं। आपके पास काफी सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक से मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, अभी मैं यहाँ लिखवाने का नहीं, कल मैं आपको एक बार सारी लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। उस पर हम टाइम, हम सीधा आज सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। एक बार बता देना भाई स्क्रीन विजिबल हो गई या नहीं हुई। विजिबल है सर। विजिबल है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक रजिस्टर लगा लो बढ़िया सा, उस पर डेट डाल के टॉपिक वाइज सारी चीजें लिखते रहो, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि क्या है, रेशियो एक ऐसी चीज है जो आपकी परसेंटेज से कनेक्टेड है, मतलब कुछ कुछ कनेक्टेड हिस्सा चलता है इसमें, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए आप बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर हम इसको लिखें तो हम लिखते हैं ए रेशो बी, ठीक है। जहां पे ए को नाम दिया जाता है फर्स्ट टर्म और बी को नाम दिया जाता है सेकंड टर्म, ठीक है। इसकी आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, आपके फील्ड के नहीं है, ठीक है। तो ए रेशो बी बोला तो ए आपकी फर्स्ट टर्म हो गई और बी आपकी हो गई सेकंड टर्म, ठीक है। अब होता क्या है, रेशो का असली मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे तो एक नंबर लिखा हुआ है 5 और 9, 5 और 9 का रेशो भी क्या रहने वाला है, 5 और 9 ही रहने वाला है। लेकिन एक नंबर आ गया आपके पास 4 और 8, तो 4 और 8 का जब आप रेशो बनाओगे तो फाइनल रेशो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा 1:2, ठीक है। तो फाइनल रेशो हो जाता है 1:2,
ठीक है भाई। तो रेशो को हम बोल सकते हैं सर एक सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी नंबर की, तब तक हम उसे सॉल्व करते जाएंगे जब तक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए, उसी को हम बोलते हैं रेशो। अब आगे चलने से पहले थोड़ा सा एक बार सुन लो भाई, एक रिलेशन होता है आपका परसेंटेज और रेशो के बीच में, ठीक है। परसेंटेज सब जानते हो, अगर मैं बोलूं 20%, ठीक है, 20% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए तो बन जाता है 20/100। इसी को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है तो ये बन जाता है 1/5। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। तो अल्टीमेटली क्या है, परसेंटेज, रेशो और फ्रैक्शन, ठीक है भाई, ये तीनों एक ही चीज है, बस हम इसको चैप्टर और क्वेश्चन के अनुसार बदल बदल के यूज करते रहते हैं। 20% को मैं 20/100 बना सकता हूं, इसको 1/5 भी बना सकता हूं, और इसी को मैं 1:5 यानी 1/5 भी लिख सकता हूं, ठीक है भाई। तो ये क्या है, परसेंटेज, नंबर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, यानी फ्रैक्शन और रेशो, इन तीनों में कॉमन रिलेशन है, मतलब तीनों एक ही चीज है, बस हम समय के अनुसार इसे यूज करते रहते हैं। फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ रेशो, रेशो का एक बहुत ही खतरनाक सा रूल है, मैंने लिखा हुआ है, अब इसे समझ लेते हैं। द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशो बाय द सेम नंबर डज नॉट इफेक्ट द रेशो। भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई रेशो है 1/2, ठीक है भाई, एक 2 नंबर का रेशो है 1/2, तो आप इस रेशो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपका रेशो पे चेंज नहीं होता। मतलब अब 1/2 लिखा हुआ है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 2 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना है। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है भाई 2/4। अब 2/4 का अगर दोबारा से रेशो निकालोगे तो फाइनल रेशो क्या आने वाला है, 1:2 ही आएगा। तो यही ये बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई अगर रेशो में किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनिशियल रेशो और फाइनल रेशो हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। आप इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर बदल जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा, पहला नंबर 3 बन जाएगा, दूसरा नंबर 6 बन जाएगा। बट अल्टीमेटली फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, रेशो फॉर्म बनाओगे, तो अगेन आंसर आपका 1/2 ही आने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज सबको। सेम काम डिवीजन में होगा क्योंकि डिवीजन इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, वैसे कुछ खास हमने किया नहीं है, बट आई थिंक क्लियर है। क्लियर है तो वाई टाइप करते रहा करो फटाफट से एक बार, मुझे पता लगता रहेगा, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, वाई टाइप कर लो। मैं 1 मिनट इधर मोबाइल में भी लॉग इन कर लूँ, मुझे आपके दिखते रहेंगे भाई, वाई 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 आप टाइप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वाई 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 वाई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर प्रपोर्शन का यूज है भाई। अब रेशो और प्रपोर्शन में क्या फर्क होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको ना बड़े ही प्यारे एक सिंपल मेथड से बताता हूं कि रेशो और प्रपोर्शन में क्या फर्क है। तो स्क्रीन पे जो भी लिखा है थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, फोकस करो मेरी आवाज पर, ठीक है। और अगर मैं दिख रहा हूं तो और अच्छा है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज पे फोकस कर सकते हैं आप। मैं ये बोल रहा हूं कि मैगी सबने खाई है, यस और नो, जल्दी से वाई टाइप कर दिया करो बस, हमेशा वाई फॉर यस, नहीं है तो नो, ठीक है ना। और कभी भी रिपीट करवाना हो क्वेश्चन तो आर टाइप करना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। मैगी सभी ने खाई है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हम मैगी का एग्जांपल लेते हैं। आपने मैगी बनाई, ठीक है, एक पैकेट मैगी बनाई, देखो अब वो आपकी नियत पे डिपेंड करता है, आप उसको किस रेशो में डिवाइड करते हो, ठीक है। आपने एक पैकेट मैगी बनाई, साथ में आपका कोई कजन भी है, तो आपने उसको 2 प्लेट में डाल दिया। अब 2 प्लेट में बराबर डालोगे या कम ज्यादा डालोगे वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, आपने चलो कम ज्यादा भी डाली या बराबर भी डाली, कैसे भी डाल दी, ठीक है। जब आपने उसको 2 प्लेटों में डिवाइड किया, उसे एक पैकेट मैगी को, उसको हम बोलते हैं रेशो, ठीक है, कि आप उस चीज को कितने में डिवाइड कर रहे हो। अगर बराबर बराबर डिवाइड करोगे तो 1/1 हो जाएगा। आपने कम रख ली, अपने फ्रेंड को ज्यादा दे दी या कजन को ज्यादा दे दी, जो वैसे मुमकिन नहीं है पर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो वो 1/2 भी हो सकता है। मतलब
2 हिस्से उसके पास चले गए, 1 हिस्सा आपके पास आ गया। 1:3 भी हो सकता है, 3 हिस्से उसके पास चले गए, 1 हिस्सा आपके पास रह गया। तो वो डिपेंड करेगा आप किस अनुपात में, किस रेशियो में उसे डिवाइड कर रहे हो। अब बात आती है सर प्रपोर्शन का क्या मतलब है। तो प्रपोर्शन का ये मतलब है जब आप चम्मच उठा के अपनी प्लेट में से मैगी खाओगे या अपने कजन की प्लेट में से मैगी खाओगे, उसमें टेस्ट बिल्कुल बराबर आएगा, उस चीज को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है भाई। यानी प्रपोर्शन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मतलब ये हुआ कि जो भी मसाले आपने अपनी प्लेट में डाले हुए हैं जिस क्वांटिटी में, उसी क्वांटिटी में वो मसालों का स्वाद आपको सेकंड प्लेट में भी मिलने वाला है। ठीक है ना। तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है। सेकंड चीज आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी आप 1 पैकेट मैगी बनाने जाते हो तो 1 गिलास पानी डालते हो, 2 पैकेट बनाओगे तो 2 गिलास पानी डालोगे, 3 पैकेट बनाओगे तो 3 गिलास। यानी जितनी आप क्वांटिटी यूज कर रहे हो उसी के प्रपोर्शन में आप इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे हो, इसको भी प्रपोर्शन बोला जाता है। ठीक है भाई। समझ में आ गया रेशो और प्रपोर्शन में फर्क क्या है। फिर मैं ये जो स्लाइड पे लिखा है इसको भी समझाता हूं। ठीक है। नॉर्मली समझ आया, रेशो का मतलब चीज को 2 हिस्सों में तोड़ देना या 2 हिस्सों में बांट देना, बराबर बांटे कम ज्यादा बांटे वो बात की बात है। प्रपोर्शन का मतलब जो भी आपने डिवीजन किया है वो उसी प्रपोर्शन में डिवाइड होगा। ठीक है। उसी अनुपात में बटेगा। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो भाई। अब मैगी को भूल जाना, थोड़ा सा स्लाइड पे फोकस कर लेना। ठीक है, भूख ना लग जाए अब तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया भाई, वाई 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 वाई, क्या बात है। अब देखो अब प्रपोर्शन का मतलब होता है भाई द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज नोन एज द प्रपोर्शन। यानी जब भी 2 रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो उनको हम प्रपोर्शन बोल देते हैं। नॉर्मली आपने ये देखा है A/B इक्वल्स टू C/D। कई बार प्रपोर्शन का साइन ऐसे भी मिलता है। ये आपको रीजनिंग के एक टॉपिक में भी मिलेगा जिसका नाम है एनालॉगी। ठीक है। वहां पे भी इस प्रपोर्शन का यूज होगा, वो हम वही बात करेंगे। वहां भी आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा 4 बिंदु वाला, इसका मतलब होता है प्रपोर्शन। इसी प्रपोर्शन पे एनालॉगी का एक रीजनिंग का टॉपिक भी आएगा। ठीक है। बाकी एग्जाम्स में आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन रेशो से ज्यादा आते हैं, प्रपोर्शन से 1 या 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं आता। ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया भाई, जो पहला और आखिरी होगा, देखो 4 नंबर है आपके पास ABCD, तो जो पहला और आखिरी है A और D को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाले 2 नंबर हैं B और C इनको हम बोलते हैं मीन्स। ठीक है। तो अब इसको करने के 2 तरीके हैं भाई, या तो आप सिंपल ये चीज उठा लो, मैंने बोला A/B इक्वल्स टू C/D, यानी या तो आप सीधा ऐसे लिख लो A/B इक्वल्स टू C/D। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा A/D इक्वल्स टू B/C। या तो आप ये यूज कर लो मेथड, और या सीधा आप लोग एक थोड़ा सा जिसे बोलते हैं सेकंड, इसकी अप्रोच ये है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये भी हम बोलते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट है। मीन्स क्या थे, बी और सी, इनका प्रोडक्ट बराबर होगा एक्सट्रीम्स A/D के। तो या तो भाई ये चीज यूज कर लो, और अगर ये नहीं यूज करनी तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो आपको याद रहेगा ही, A/B इक्वल्स टू C/D। तो ये इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रोपोर्शन पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 में से 3 वेरिएबल दे रखे होंगे, चौथा आपसे पूछ लेगा, तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे, सेम ऐसे हम निकाल सकते हैं। और या सीधा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया भाई प्रोपोर्शन क्या है, बस इतना सही है। ठीक है। बाकी बीच में आएगा सेकंड मीन प्रोपोर्शन, थर्ड मीन प्रोपोर्शन, हालांकि क्वेश्चन उससे बहुत कम पूछता है, वो भी मैं करा दूंगा एक बार। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक प्रोपोर्शन पे बेस्ड। ठीक है। देखो आपके सामने दिया हुआ है, इफ 0.75 रेशियो x इक्वल्स टू 5:8 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। आई थिंक मुझे लगता है तो सब सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 75/100x डायरेक्ट लिख दूं, 100 कहां से आया मुझे लगता है सबको समझ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/8। सेम 1.2। हाँ, A/B इक्वल्स टू C/D, वही चीज है, तो A/B इक्वल्स टू C/D हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, 25 3 जा 4 जा 4 1 जा 2 जा, सो x हो जाएगा 6/5। 6/5 मतलब 1.25, सी ऑप्शन। 1.2 आएगा 1.25 आएगा भाई।
सर 1.2 आएगा। देखो आधे लोग 1.25 करने लग गए, ठीक है, समझ गए? तो राइट आंसर इज 1.2। मैं कुछ भी बोल दूं मानना नहीं है, ठीक है, ये भी सीख लो। ये सिर्फ टेस्टिंग थी आपकी। आदित्य जी ने बोला है रिपीट, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है भाई। मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं मानना नहीं है, अपनी कैलकुलेशन पूरी करनी है, ठीक है। बीच बीच में मैं ऐसे काम करता रहूंगा। चलिए देखो दोबारा सुन लो जी आदित्य जी, इन्होंने बोला है कि 0.75 रेशो एक्स इक्वल्स टू 5:8। तो सेम वही हो गया, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी करना, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे कटिंग का ये पैटर्न है, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वहां से x निकाल लेना, 6/5 आ जाएगा, 1.2 फाइनल आंसर आ जाएगा। रेस्ट पार्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। ये 100 आया क्योंकि ये 0.75 था, उसका मैंने 100 ओपन किया, ठीक है। क्लियर आदित्य? हाँ, बस जब समझ आ जाए वाई टाइप करते रहा करो, ठीक है। म्यूट कर लो, कौन अनम्यूट है भाई, डिस्टरबेंस होगी बाकियों को। अब चलते हैं आगे भाई। अब देखो थोड़ा सा जो अब चीजें मैं कराने जा रहा हूँ, इसको हम लोग थोड़ा यूनिटरी मेथड या रेशियो का बेसिक बोलते हैं, जो जरूरी होता है। एक मिनट, चौधरी विपिन जी म्यूट करो खुद को। ठीक है भाई, ठीक है, फिर मेरी आवाज साफ नहीं आएगी ना, फिर समझ नहीं आएगा। चलिए अब देखो भाई, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए, ठीक है। हम धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, ठीक है। मुझे सब क्लास को लेके चलना है, हो सकता है आपको जल्दी आता हो, ठीक है ना। अब देखो, अब बोला गया इफ a रेशो b इज 5:4 और बोला है a प्लस बी इक्वल्स टू 135, बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ b। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमारा x मेथड, एक बार मैं आपको वो बता रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि x मेथड यूज नहीं करेंगे, हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से मेरे साथ जुड़ी रहिए। इसने बोला a रेशो b दिया हुआ है जी 5:4, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं a को मैं ले लेता हूं 5x, b को ले लेता हूं 4x। ऐसे ही करते हो आप, छोटी क्लास से ऐसे ही करते आ रहे हो। फिर क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जी 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 135। तो यहां से 9x इक्वल्स टू 135, ठीक है ना। ओ, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे 135/9, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी b की वैल्यू कितनी थी, 4, ठीक है। सो 15, ठीक है, 15 ही आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और x आपका 15 आ गया, तो उसके बाद हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो 15 इंटू 4 दैट विल बी 60। ये हमारा x मेथड, जनरली बच्चे इसी से करते हैं। अब हम इसको छोड़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं आपको दो और मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है हमारा यूनिटरी मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड है डायरेक्ट रेशियो मेथड। डायरेक्ट रेशियो मेथड बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2 यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये बोलता है भाई, जहां आपने 5x और 4x लेट किया था ना, उसकी जगह आप मान लो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब वो बोलता है a प्लस बी दोनों का सम दिया हुआ है 135। अगर मैं डायरेक्ट रेशियो उठा लूं, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, टोटल सम कितना हो गया, 5 + 4 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 9 की वैल्यू गिवन है 135, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है भाई। आप ऐसा मान सकते हैं कि 9 किलो चावल 135 रुपए के आए। 9 किलो चावल अगर 135 रुपए के आए, तो मुझे बता सकते हो 1 किलो चावल कितने के आएंगे। तो आपको कि सर बिल्कुल 135/9, तो ये हो गया आपका 15। आप कहोगे सर 1 किलो चावल 15 रुपए के आएंगे। तो फिर मैं पूछूंगा आपसे, बेटा अगर 1 किलो चावल 15 रुपए के आते हैं, हमें बतानी है वैल्यू बी की। बी की वैल्यू है 4, तो मुझे बताओ 4 किलो चावल कितने के आएंगे। तो आप कहोगे सर कमाल कर रहे हो, 4 किलो चावल आएंगे 15 × 4 60 रुपए के।
तो ये काम आप डेली बेसिस पे करते हो, वही करना है, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये बोलता है कि जो भी वैल्यू गिवन है उसको इक्वेट कर लो, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद आपसे 4 की पूछे, 10 की पूछे, 20 की पूछे, उतने से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये भी बहुत यूज होता है एज शॉर्टकट, बिना एक्स के। ठीक है भाई, डायरेक्ट रेशो का ही सम कर दो। ठीक है, तो 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 135, एक की निकाल लेंगे, एक की आ गई, फिर जिसकी पूछी जाए उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उसने 4 की वैल्यू पूछी थी तो हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 × 4 60, तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका मेथड नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में अगर सम दिया है तो हम भी रेशो का सम कर देंगे, डिफरेंस दिया है तो हम रेशो का डिफरेंस ले लेंगे। कुछ भी अपने मन से नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आर्यन जी कर दिया मैंने रिपीट। ठीक है भाई, दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिया। अब तीसरे मेथड पे हम चलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थर्ड मेथड ध्यान से सुनो। थर्ड मेथड एक्चुअल में यूनिटरी मेथड का ही शॉर्टकट है। जो आपका थर्ड मेथड है ना, वो यूनिटरी मेथड का ही शॉर्टकट है। सीधे आप इसको नहीं डेली बहुत जल्दी ग्रैब कर पाओगे, धीरे धीरे, क्योंकि आधे लोग अभी यूनिटरी मेथड भी ढंग से नहीं लगाते। तो पहले आप यूनिटरी मेथड तो जरूर लगाओ, धीरे धीरे कोशिश करो यूनिटरी मेथड को भी स्किप करके जो अब कराने जा रहा हूं इस पे आ जाओ। ठीक है, ये मेथड ये कहता है, इसके लिए आप एक चीज थोड़ा सा नोट बना के या तो लिख लो, नहीं तो अगर डायरेक्ट सुन पाओ तो डायरेक्ट सुन लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ये मेथड ये बोलता है भाई कि A/B दे रखा था 5/4, A+B दिया हुआ है 135। तो आपको मन में ही सोचना है, अच्छा यानी दोनों का सम कितना है 135, रेशो में दोनों का सम कितना है 9, इसका मतलब 9 की वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या है, B की वैल्यू कितनी है 4। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो वैल्यू आपको निकालनी है वो तो आएगी न्यूमरेटर में 4। हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, बी की वैल्यू कितनी थी 4, वो तो आपको रखनी है न्यूमरेटर में। और जो वैल्यू दे रखी है, अब वैल्यू किस चीज की दी हुई है, A+B की वैल्यू किसकी गिवन है भाई, A+B की। A/B में A+B करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब 9 की वैल्यू दी हुई है, तो 9 आएगा डिनोमिनेटर में, और इनटू में कर देना है जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है, यानी 135। तो एक ही स्टेप में आपका सीधा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, देखो टाइम लगेगा, दोबारा सुनो, लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्लो स्लो लिख लो। लिखने की बात यह भाई, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे इस क्वेश्चन में बी फाइंड आउट करना था, तो बी की वैल्यू रख लो न्यूमरेटर में, और जिसकी वैल्यू गिवन है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इनटू में कर देना है जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था A/B 5/4, A+B दिया हुआ है, तो A+B निकाल लो पहले रेशो से। A+B हो गया 5 + 4 9, 9 आ जाएगा नीचे, 4 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, 4/9 निकालना हमें 135 का। ठीक है, दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई दो लोगों में हमने बांट दिया, A और B में हमने दो चीजें बांट दी, 5 और 4, मतलब 5 हिस्से मिलेंगे A को, 4 हिस्से मिलेंगे B को। टोटल कितने हो गए हिस्से, 5 और 4 9। तो 9 में से B का हिस्सा कितना है भाई, सिर्फ 4 है। देखो हम रेशो का मतलब क्या था, डिवाइड कर देना, तो आपने क्या किया, किसी वैल्यू को दो रेशो में डिवाइड कर दिया, A/B 5/4 में, यानी A को दिए 5, B को दिए 4 हिस्से, टोटल हो गए 9 हिस्से। तो 9 में से B के हिस्से कितने हैं 4। अब टोटल दिया हुआ है 135, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 4 हिस्से निकालने हैं 9 में से, तो हम 4/9 निकालेंगे किसका, 135 का, वो वैल्यू होगी B की। दूसरा आप इसको ऐसे समझ सकते हो, रेशो की एप्लीकेशन। रेशो की एप्लीकेशन क्या कहती है, रेशो मतलब डिवाइड कर देना, डिवाइड करना दो हिस्सों में, 5 4 टोटल 9, तो हमें 4 हिस्से निकालने हैं 9 में से, किसके, 135 के, क्योंकि 135 5 और 4 के रेशो में इन दोनों में बांटा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, तो फटाफट से वाई टाइप करो।
बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वाई 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 वाई, बहुत स्पीड से वाई आया भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम करो और आंसर बताओ। पी रेशो क्यू दिया हुआ है 9:7, पी माइनस क्यू दिया हुआ है 40, पी की वैल्यू निकालनी है। अब कोई सा भी मेथड लगाओ, आंसर 140 सर, बस एक्स वाला मत, 180 सर, हाँ एक्स वाला मत 180 सर। लगाना, बाकी कोई भी लगा लो। एक्स वाला मेथड नहीं लगाना, बाकी आप रेशो वाला लगाओ। ठीक है, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट वो नहीं लगाना, बस एक्स वाला। मोहम्मद आर्यन, ठीक है, बाकी लोग राजीव, ठीक है भाई। देखो किसी का देख के आंसर एज इट इज मत छाप देना भाई, खुद सॉल्व करो, निकालो, टाइम चाहे ले लो। इनिशियली मुझे स्पीड नहीं चाहिए आपकी, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं सबसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, स्पीड अपने आप बन जाएगी। और यही आपको तैयारी का तरीका भी रखना है। बस 3 लोग, वाई तो इतने जनों ने किया था, बाकी कर लो सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो अगर ये बेसिक ही नहीं आएगा तो आगे का क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आप स्लो चलेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमध्या ने भी दे दिया, राजीव, आर्यन, मोहम्मद, बाकी लोग कहाँ, निशांत कुमार, ठीक है। इस बार माइनस करना है, अपनी मर्जी से हम नहीं करते हैं। आप, हिमांशु, अभिषेक, ठीक है, पीयूष, जतिन, अब धीरे धीरे देखो समझ आ रहा होगा। देखो भाई क्वेश्चन में इस बार क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। जो बच्चे गलती कर रहे होंगे मैं समझ गया, क्योंकि दिमाग सिर्फ पैटर्न रीड करता है। दोनों ने फटाफट से आपने इसको ऐड कर दिया होगा, हर बार ऐड नहीं करना। मैंने क्या बोला, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं बनाना। इस बार डिफरेंस दिया हुआ है तो हम भी इनका डिफरेंस लेंगे। 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की। पी की वैल्यू कितनी है, 9, यानी 9 की वैल्यू निकालनी है 2 में से, इनटू में 40। डायरेक्ट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत? आंसर आ गया 180। ये तो था वन लाइनर। अगर यूनिटरी मेथड लगाऊं, P माइनस क्यू दिया हुआ है 40, आप P माइनस क्यू करोगे तो आएगा 2, 2 की वैल्यू दे रखी है 40, एक की हो गई 40/2, यानी कि 20, एक की 20 हो गई, तो आपको बतानी है P की, यानी 9 की वैल्यू। 9 की वैल्यू हो गई 9 इंटू 20, 180। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार हम ऐड करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी होती है वो इक्वेट करते हैं। दोनों का सम दिया होगा, सम इक्वेट होगा। दोनों का डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस इक्वेट होगा। किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी तो वैल्यू इक्वेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के, कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पी रेशो क्यू दिया हुआ है, क्यू रेशो आर दे रखा है, आपसे पी क्यू और आर पूछा गया। अब इसको करने के 2-3 मेथड होते हैं, मैं आपको वही मेथड बता देता हूं जो हम ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, देखिए सबसे पहले इसको समझ लेना कॉन्सेप्ट को। आपको 2 अलग रेशो दिए होंगे, जैसे दिया हुआ है पी रेशो क्यू और क्यू रेशो आर, तो पहले और दूसरे में एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, क्यू। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं, जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो हमेशा बीच में आएगा, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा है पी क्यू आर, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा, आपको वैसे भी तीनों का कंबाइन, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड रेशो। कई बार हमें क्वेश्चंस में कंबाइंड रेशो निकालना पड़ेगा, और वहां पे नाम होंगे राम श्याम, श्याम मोहन। तो जो भी कॉमन नाम होगा उसको हमेशा बीच में रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पी क्यू, तो जो कॉमन होगा वो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये इसका वो है, कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अदरवाइज आंसर गलत आएंगे। ठीक है, तो कॉमन वाले को बीच में रखना है। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, पी रेशो क्यू दिया हुआ है तो 2:3 आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्यू रेशो आर दिया हुआ है, ये सेकंड लाइन में लिखेंगे, ये दिया हुआ है 2:3। ठीक है, ये लाइंस बीच में ऐसी आ रही है, मैं इनको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है,
ये कुछ टैब में आज दिक्कत लग रही है मुझे, ठीक है। तो 2:3 फर्स्ट लाइन में, 2:3 सेकेंड लाइन में, ये पी क्यू का, ये क्यू आर का। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्पेस यहाँ खाली है, एक स्पेस यहाँ खाली है। तो हम क्या करेंगे, लाइन में 2:3 लिखा है, 2 के राइट साइड में 3 लिखा हुआ है, 2 से पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 अपना हक जमा लेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ भाई कि जहां पे भी खाली जगह दिखे वहां पे पड़ोस वाली वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। पड़ोस वाली वैल्यू लेफ्ट और राइट देखना है, टॉप और बॉटम नहीं देखना, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। 2 × 2 4, 3 × 2 6, 3 × 3 9, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज 4 6 9, ठीक है। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 4 6 एंड 9। अगर ये रेशियो आगे भी कैंसिल हो रहा होता तो हमें आगे भी कैंसिल करना था, बट 4 और 6 2 के टेबल पे जाते हैं, 9 2 के टेबल पे नहीं जाता, इसलिए आगे कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे तभी कैंसिल करना अगर तीनों नंबर एक ही टेबल पे जाते हो, ठीक है, वरना कैंसिल नहीं करना। तो रेशो का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कटना भी चाहिए, तभी काटेंगे वरना नहीं काटेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉमन वैल्यू है वो हमेशा बीच में आएगी। सेकंड चीज, जहां पे खाली स्पेस दिखे पड़ोस वाली वैल्यू चिपका दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो दोनों रोज को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। वाई 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 वाई, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन करो आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। फिर देखना क्या पूछा है वो निकाल लेना। पहले कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉमन वाली वैल्यू हमेशा बीच में रहेगी, लेफ्ट राइट पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर रेशो लिखो ध्यान से और फाइंड आउट करो जो पूछा गया है। आराम से अपना टाइम लो, सॉल्व करो, बताओ। आज कॉन्सेप्ट यहीं रोक दूंगा, इतना ही पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर कल आगे का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। डी ए, जल्दबाजी मत करो, आराम से, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या पूछा है, क्या निकालना है। क्योंकि ध्यान रखो, शुरुआत में स्पीड नहीं चाहिए, शुरुआत में आंसर सही निकलना चाहिए, हमेशा फोकस इस पे रखो। टाइम चाहे ज्यादा लग जाए बट आंसर जरूर आना चाहिए, ठीक है। यही आपको तैयारी के टाइम रखना है। अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ा लेंगे। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। मोहम्मद असगर जी बोल रहे हैं डी, पीयूष जी ए, अद्या जी ए, सार्थक ए, आदित्य सी, मोहम्मद ए, शिवांगी ए, ईशान ए के वोट ज्यादा है। मैंने जान के इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, ठीक है। आर्यन का अब आया मैसेज, आर रिपीट, अभी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, आप क्या रिपीट करूं, पीछे तो नहीं चल रहे। देखो भाई, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, Q कॉमन है, तो हमें Q को बीच में रखना है, P Q R। पहला P और Q का रेशियो है 1 और 2, लिख दो। फिर R और Q का, इसका मतलब है R की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है, ठीक है भाई। तो R के नीचे 2 लिखना है, Q के नीचे 3 लिखना है, यानी रेशियो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने बोला था हर बार ये सेम सीक्वेंस में हो जरूरी नहीं है, और PQR लगातार हो जरूरी नहीं है, नाम भी हो सकते हैं। आपको बहुत ध्यान से करना है इन चीजों को, ठीक है। P की वैल्यू 1, Q की 2, 1 2, फिर R Q दिया हुआ है, यहाँ पे QR है, तो R की वैल्यू 2, Q की 3। अब जहाँ खाली जगह है उसमें पड़ोस की वैल्यू, तो ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा 2, ये 3 पीछे शिफ्ट हो जाएगा 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 इज 3, 3 × 2 इज 6, 2 × 2 इज 4। सो आपका आंसर क्या आ गया, 3 6 4। ठीक है, ये आ गया आपका PQR का। बट उसने पूछा क्या है, अब ध्यान से देखो, उसने पूछा है QRP, यानी पहली वैल्यू Q की वैल्यू पहले रखनी है। इसके अकॉर्डिंग आंसर आया भाई, पहली वैल्यू Q की 6, फिर R की वैल्यू 3, फिर P की वैल्यू 4, तो आंसर आया C ऑप्शन।
643। ठीक है, सी 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 सी, तो सी आंसर सही था भाई। ठीक है, तो बस यही आपको करना है, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, आज हम थोड़ा से मैं इसको आराम देता हूँ। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए ऐसा कुछ नहीं है आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, कोई भी वैल्यूज लेके रेशियो लेके चेक कर लो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आप कुछ भी रैंडम रेशियो ले सकते हो, 2:5 ले लो, फिर 1:, ठीक है, 3:5 ले लो, इसको ए मान लो, बी मान लो, इसको बी और सी मान लो, ए बी सी निकाल के देख लो। ठीक है, सिमिलरली मान लो कई बार क्या होगा भाई, ए बी, बी सी और सी डी 3 दे देगा। अगर 3 दिए हो तो एक चीज सुन लो, मान लो यहाँ पे होता ए बी सी डी, ए और बी का रेशियो है 1:2, तो सी और डी के नीचे भी 2 और 2 आ जाएगा। मतलब अगर आपके पड़ोस में 2 जगह खाली होंगी तो दोनों जगह पे आपका हक होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आपके पड़ोस में 2 जगह खाली है, दोनों पे सेम नंबर आपको रिपीट कर देना है। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें 2 प्लेसेस खाली होंगी आपको, तो आपको दोनों बार वही नंबर लिख देना है। क्लियर? तो आज मैं कॉन्सेप्ट को यहीं ब्रेक कर रहा हूँ, इतना ही रोक रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास भी है। ठीक है, कल से थोड़ा सा हम स्पीड तो नहीं खींचेंगे, मतलब कल हम थोड़ा इससे आगे का कॉन्सेप्ट खींचेंगे। अभी आप इस पे थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी, ऐसे रेशियो बना बना के देख लो ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी कल आगे का कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, और कोई डाउट आपका है मीनवाइल जो भी हमने आज पढ़ा है कुछ है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो शुभ रात्रि आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का डाउट है वो रुक के डाउट पूछ सकता है भाई। ठीक है, जिसका डाउट नहीं है वो जा सकता है। ठीक है, डाउट साथ साथ, अभी वैसे स्टार्टिंग है नहीं होगा, सिर्फ मतलब इससे नहीं है, और भी आपके मन में कोई डाउट है कि सर, ठीक है ना, जो आपने बताया, जो मैंने बताया 5 मिनट यूज करने हैं, वो अगर उसको लेके भी कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं है तो हाँ, ठीक है पीयूष जी। सर आपकी क्लास ऑनलाइन ही होगी क्या? हाँ हाँ, मेरी क्लास ऑनलाइन ही होगी। ओके सर। सर यही टाइमिंग रहेगी आपकी क्लास की? हाँ, ऑलमोस्ट यही टाइमिंग रहेगी। ओके ठीक सर। है, ठीक है, चलो, आई थिंक नहीं है डाउट भाई। नहीं, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो मेमोराइज का सिंपल मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बेसिकली यही एक आइडिया कि जो भी आपको चीज ऐसी लगती है मैं इसको भूल जाऊंगा, मैं इसको याद नहीं रख सकता, जितने आपके फ्री स्लॉट्स है ना उनमें आप उनको रिवाइज करो। और रिवाइज करने का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली आप जैसे नोट्स बना रहे हो उनको बस आपको पढ़ना है, देखना है, जितनी बार आप चीजें बार बार देखोगे पढ़ोगे वो आपके जहन में बैठनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं, एवरीडे नहीं होगी क्लास, सैटरडे संडे पॉसिबल नहीं होती है, ज़्यादातर वीकडेज में ही होगी मेरी क्लास। ठीक है, ऐसे ही वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब ये लगा लो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इनके बीच होगी। सेकंड सैटरडे जब आएगा तो फ्राइडे, क्योंकि मैं शाम को घर जाता हूँ तो मैं ट्रैवलिंग पे होता हूँ, मैं तब क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा सैटरडे संडे ट्रैवलिंग में बीतता है थोड़ा सा, तो सैटरडे संडे नहीं हो पाएगी, वीकडेज में ही होगी। सेकेंडली जो सेकंड सैटरडे आएगा उसके फ्राइडे को नहीं होगी, तो बीच में होगी, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वीक में 2 या 3 दिन क्लास होगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकती है या वेडनेसडे थर्सडे हो सकती है, वो थोड़ा सा शफल करता रहेगा, फिर आगे धीरे धीरे सेट हो जाएगा, स्टार्टिंग में भी ऐसे चलेगा। ठीक है, इवनिंग में ही क्लास रखेंगे हम। ठीक है, क्लास की देखो जो रिकॉर्डिंग है वो, ठीक है, वो नवीन सर अपलोड करते हैं, तो एक बार उनसे बात कर लेना। ठीक है, उनको एक बार टेक्स्ट कर देना जैसा भी है। ठीक है शान, तो वो अपलोड कर देंगे। और कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं आप।
ठीक है भाई, चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। ओके निशान।